हेलो साथियों, तो आज हम देखने वाले हैं साइंस के सेट 26 में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे और बाकी जो पिछले सेट्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये तो 6 हैं, जो भी 1 से आप देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है, तो फलों को जो कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियल अगर हम फलों को रैप करते हैं तो वो क्या है? सी इसका आंसर होगा। एसिटिलीन से करते हैं। किससे करते हैं? एसिटिलीन से। तो इसका आंसर आप सी कर लेंगे। एक ए का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि बताया गया है कि निम्नलिखित कार्बन यौगिक और उनके गलनांक घटते क्रम में सजाएं। ये जो कार्बन यौगिक दिए हुए हैं उनका गलनांक को घटते हुए क्रम में। गलनांक का मतलब आप जानते होंगे कि गलनांक का मतलब होता है कि जैसे कि सॉलिड है तो उसे लिक्विड में लेते जाना है, तो वही गलनांक है। तो देखते हैं कि इसका डी आंसर होगा। डी आंसर कैसे? एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मीथेन, ये सब जो है गलनांक घटते क्रम में सजाया गया है। तो सबसे ज्यादा अगर हम देख लेंगे तो गलनांक जो होता है एसिटिक एसिड का होता है, क्लोरोफॉर्म का होता है, एथेनॉल का होता है और मिथेनॉल का। तो आंसर डी कर लेंगे, एथिलिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेन, मीथेन। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसको जो है वुड स्प्रिट कहा जाता है? किसको जो है वुड स्प्रिट कहा जाता है? तो याद रख लेंगे, जो मैथिल अल्कोहल होता है उसे हम वुड स्प्रिट कहते हैं। तो इसका आंसर ए कर लेंगे, मैथिल अल्कोहल याद रख लेंगे कि उसका आंसर हो जाएगा ए, जिसे हम वुड स्प्रिट स्प्रिट कहते हैं। तो चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? तो आपको पता होगा कि बर्फीली जगहों में एंटीफ्रीज के रूप में जो है वो मिथाइल अल्कोहल का जो है प्रयोग किया जाता है, और ये जो होता है -114 होता है, -114 होता है, वहाँ पे वो एंटीफ्रीज के रूप में उपयोग किया जाता है मैथाइल अल्कोहल का। इसका मैथाइल अल्कोहल याद रख लेंगे कि मैथाइल अल्कोहल का एंटीफ्रीज के रूप में उपयोग करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसका आंसर बी होगा। 4 नंबर का लगा लेंगे आप। और देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या गया कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगाया जाता है? अगर कोई व्यक्ति नशे में गाड़ी चला रहा है तो उसकी सांस की जांच करनी है, तो उसके जांच का जो उपकरण होता है उसके फिल्टर पेपर पर क्या लगाया हुआ है? तो जो लगा होता है ना, उसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल से लगा होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखेंगे। आपको पता होगा कि कार की बैटरी में जो होता है, कार की बैटरी में भी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो उसे मतलब याद कर लेंगे कि कोई व्यक्ति जो कार मतलब गाड़ी चला रहा था, वो शराब पी के चला रहा था, तो कार की बैटरी में तो सल्फर होता है, तो उसे आप सल्फर रिलेट कर लेंगे। और इधर याद रख लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। बहुत अपने बस सारा पोटेंशियल लगा के गाड़ी चला रहा था, शराब पिए हुए था। पोटेंशियल डाइक्रोमेट, वो डाई मतलब इधर उधर गिर रहा था, तो क्रोपोट नहीं कर पा रहा था। इसे आप सिर्फ याद रख लेंगे कि 5वां नंबर जो होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। मैंने याद करवा दिया। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे कि कीवन के पश्चात व्यापक रूप में मोसाले का प्रयोग मोसाले मोलासे मोलासे का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? कीवन के पश्चात जो है व्यापक रूप में हम अगर मोलासे का जो प्रयोग करते हैं वो किसके तैयार के लिए? तो एथेनॉल। एथेनॉल की तैयार के लिए जो है, अगर मेथनॉल तैयार करना है तो कीवन करने के पश्चात उसमें जो है क्या मिलाते हैं? मोलासे मिलाते हैं। इतना याद रखना है। तो इसका आंसर सी कर लेंगे, एथेनॉल। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि संशोधित सिपरेट होती है। जो संशोधित सिपरेट होती है ये 95% एथाइल अल्कोहल की बनी होती है। अगर पूछा जाए कि आपसे सेपरेट जो है, संशोधित जो सेपरेट है, तो उसमें 95 एथाइल अल्कोहल मिला हुआ है। तो इसका आंसर सी कर लेंगे कि 95 एथाइल अल्कोहल मिला हुआ है सेपरेट में। फिर देखते हैं यहाँ पे विश्लेषण भी दिया गया कि संशोधित जो सेपरेट एथेनॉल है उसमें 95 है, और जो 5% है वो जल होता है। 8वें नंबर क्वेश्चन से देखिए, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? बेहद ही चीज सबको जानते होंगे, बहुत ही आसानी की। सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वो एसिटिक एसिड होता है। तो 20 का आंसर कर लेंगे और आगे हम बढ़ते हैं। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि स्वचालित खुद से जो चलती है इंजनों में कौन सा एक हिमरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इथिलीन जो ग्लाइकोल है वो हिमरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इथिलीन ग्लाइकोल।
ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल याद रख लेंगे। इसका आंसर सी कर लेंगे कि एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो हिमरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है स्वचालित इंजनों में। तो आंसर इसका सी कर लेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अशु गैस का घटक कौन सा होता है? तो अशु जो गैस होती है, आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अशु गैस का उपयोग किया गया था। तो देख लेंगे कि उसका घटक कौन सा होता है, मतलब उसमें कौन से उपयोग में लाया जाता है सर्वाधिक, तो वो है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन जो है मुख्य घटक होता है अशु गैस का। पूछा भी जाता है कि अशु गैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, तो क्लोरोपिक्रिन। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है। तो क्लोरोपिक्रिन इसका डी आंसर कर लेंगे इसका। चलते हैं आगे 11वें नंबर क्वेश्चन पे कि बेकलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? बेकलाइट आपको पता होगा कि बेकलाइट जिस बर्तन में लगा होता है, तो वो देखिए बेकलाइट जो फिनॉल और फॉर्मीहाइड्रेट से बनता है। बेकलाइट याद रख लेंगे कि फिनॉल और फॉर्मीहाइड्रेट से, तो बी इसका आंसर कर लेंगे। फिर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि चींटी के काटने पर किसका अंत क्षेपण होता है? अगर चींटी काट लेती है तो किसका अंत क्षेपण होता है? तो फॉर्मिक अम्ल। सबको पता है कि मैथिल अल्कोहल उसमें रहता है, मैथाइल रहता है उसमें, वो फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका ये आंसर कर लेंगे। चलते 13वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से फटाफट करेंगे। बारिश भी बहुत हो रही है, आपको गड़गड़ाहट सुनाई दे रही होगी। निम्नलिखित प्राकृतिक रेशम का एक घटक है। प्राकृतिक रेशम का जो घटक होता है ना, मुख्य घटक, वो नाइट्रोजन होता है। याद रख लेंगे प्राकृतिक जो रेशम होता है उसका मुख्य घटक नाइट्रोजन होता है। तो इसका आंसर सी कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक संचयन संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियां दर्द का अनुभव होता है? बहुत इजी है। जब हमारे बॉडी में लैक्टिक अम्ल जम जाते हैं ना, लैक्टिक एसिड, तो हमें थकान महसूस होती है या पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो बेहद आसान है इसका आंसर लैक्टिक एसिड। 15 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जाता है? मतलब इसके कहने का मतलब है कि जैव निम्नीकृत, देखिए सेलुलोज जो होता है ना, पहला ये भी हमें सेलुलोज पेड़ों से प्राप्त होता है, पता होगा। ये भी जैव निम्नीकृत चीज है। और स्टार्च भी मतलब जैव से प्राप्त है, जीवन मतलब कि जीवित चीजों से। ये जो है पीवीसी, पोनो पीवीसी आप जानते होंगे, पोनीवेलाइन क्लोराइड कुछ ऐसे कहा जाता है इसको। तो ये जो है वो जैव निम्नीकृत में नहीं आते, तो इसका आंसर आप डी कर लेंगे। 16 नंबर क्या बोला गया कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब है कि जो फोटोग्राफी होती है उसमें कौन सा एसिड लगा होता है, तो उसमें याद रखेंगे ऑक्जेलिक एसिड लगा होता है। क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड लगा होता है। तो याद रख लेंगे कि फोटोग्राफी में जब हम फोटो खिंचाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा गाल थोड़ा टमाटर की तरह लाल लाल दिखे, तो आपको पता है कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल भी होता है। तो इसे याद कर लेंगे, सिर्फ रिलेट करेंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो फोटोग्राफी में मिलाया जाता है, ये आता है जो कि। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक मान्य यौगिक है? यानी कि गुर्दे की पथरी का निर्माण कौन करता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। बेहद ईजी है, सबको पता होता है कि गुर्दे का जो निर्माण होता है, उसकी जो पथरी का निर्माण हो जाता है, वो अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट बढ़ जाता है तो होता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट याद रख लेंगे, गुर्दे की पथरी से रिलेटेड है कैल्शियम ऑक्जेलेट। 17 नहीं 18 है ये। 18 में देखते हैं नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। बेहद यदि जानते होंगे तो ए इसका आंसर कर लेंगे। फिर हम 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि जो बताया गया है कि जैकेट बुलेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या होता है? अगर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना हो उसमें हम कैवलर इस्तेमाल करते हैं, तब वो जाके मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट बन पाता है। तो कैवलर याद रख लेंगे, कैवेलर। कोई अगर मतलब ब्लू क्या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेता है तो अपने आप को बहुत क्लेवर समझता है, मतलब चालाक समझता है। तो इससे ज्यादा कैवलर जो है वो ब्लू ब्लू फ्रूट जैकेट का होता है। तो डी इसका आंसर कर लेंगे सही। 20वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो टारटेरिक एसिड जो होता है वो पाया जाता है अंगूर में। बेहद इजी है, सबको जानता है टारटेरिक एसिड जो है अंगूर में पाया जाता है। इसको याद रख लेंगे, वो कार्बनिक अम्ल होता है। डी इसका आंसर याद रख लेंगे। आते हैं फिर 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो 21 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है तो मिलान कर लेंगे। जैसे अभी भी बताया था कि फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटियों के डंक में होता है। सिट्रिक तो बेहद इंपॉर्टेंट है, कोई भी खट्टा पदार्थ, नींबू, आंवला, ये सब। और टारेट जो होता है इमली में होता है, टारटेरिक इमली में भी होता है। और हम लोग यहाँ टारटेरिक जो है वो अंगूर में भी देखे थे। तो इसका याद क्या हो जाएगा कि इसका सी होगा, इसका 1 मतलब ए का 3, बी का 1 और सी का 2। तो ये इसको ये मार लेंगे बी आंसर, ठीक हो जाएगा।
फिर भी इस 22 में भी सूची का मिलान करना है, ये भी इजी है, बहुत इजी है। इसको भी हम मिलान कर लेते हैं। तो देखिए मिलान कर लेंगे। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होगा कि जो भी खट्टा दही दूध जो भी होता है वो लैक्टिक एसिड से होता है। टारटेरिक जैसे अभी हम लोग देखे ही थे कि खट्टा इमली या अंगूर होता है, उसमें टारटेरिक होता है। ऑक्जेलिक जैसे मैंने बताया ही थे कि टमाटर जैसे गाल होते हैं ऑक्जेलिक। और सिट्रिक जो होता है अम्ल वो नारंगी में पाया जाता है। ये याद रख लेंगे कि सिट्रिक अम्ल नारंगी में पाया जाता है, याद नहीं रहता है, बाकी सब याद रहता है सबको। तो इसका आंसर हम 4 कर लेंगे कि इसका 4 आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, यानी कि जो आर्टिफिशियल नहीं। तो इसमें फाइब्रोइन जो है, फाइब्रोइन वो कृत्रिम नहीं है। लैक्सोन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन है ना, और नियोपिरिन, ये सब जो घटक है आप जानते होंगे। नियोपिरिन जैसे रबर बनाने में इस्तेमाल करता है। टेफ्लॉन जानते होंगे बर्तनों में लगा होता है जिससे मतलब कि वो चिपकता नहीं है, उसके लिए। लैक्सोन जो होता है ये गम के निर्माण में होता है। तो इससे आप सीधा याद रख लेंगे ना कि जो फाइब्रोइन है ना वो कृत्रिम पदार्थ नहीं है, बाकी ये सारे जो है वो कृत्रिम पदार्थ है। ठीक है, तो ये आंसर कर लेंगे। फिर देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये कर लेंगे मिथाइल एसिड। बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा हुआ था, मिसाइल आइसोसाइनेट। याद रखें भोपाल गैस त्रासदी में जो है मिसाइल आइसोसाइनेट लगा होता है, मतलब वही प्रमुख प्रदूषक था उसमें, तो ये इसका आंसर कर लेंगे। फिर हम आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, देखने वाले हैं 25 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसे हम डायरेक्ट कार्बोनिक अम्ल ही कहते हैं। तो किसको कहते हैं, फिनॉल को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें कार्बोनिक जो अम्ल होता है ना वो फिनॉल को कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल जो होता है वो फिनॉल होता है। याद हो गया होगा, फिनॉल कार्बोनिलिक अम्ल। ठीक है, ये आंसर इसका कर लेंगे आप। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो पीवीसी होता है ना क्लोराइड से बनता है, फ्लोस्टाइरिन भी नहीं, नायलॉन तो कुछ और से बनता है। जो फिनोल से जो बनता है ना वो बेकेलाइट होता है। बोलिए तो मैं थ्योरी पढ़ा दूंगी, मुझे मालूम है, पर यहाँ मैं कितना ये करूँ, डिफाइन करूँ, एक्सप्लेन करूँ, तो इसलिए आप सीधा से याद रखें जो बेकेलाइट होता है ना वो फिनोल का बना, कैसे बना होता है, याद रखें बेकेलाइट जो है फिनोल के प्रयोग से बनता है, फिनोल के प्रयोग से बनता है, बस याद रख लेंगे। इसका आंसर भी मैंने इतना कोशिश किया है समझाने का। फिर देखती हूँ कि जो 17 नंबर 27 है कि बिस्फेनॉल, बिस्फेनॉल जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्लास्टिक उत्पादक में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है। अच्छा, ये जो है बिस्फेनॉल चिंता का कारण इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला देता है, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक उत्पादन का एक संरचनात्मक मुख्य घटक है, यानी प्लास्टिक उत्पादन करने में इसे एक संरचनात्मक स्ट्रक्चरल मेन कंपोनेंट्स बताया जाता है, तो वो क्या होता है, वो पॉलीकार्बोनेट होता है। जो बिस्फेनॉल बना होता है ना उसमें मुख्य जो घटक होता है वो पॉलीकार्बोनेट का होता है, तो इसका आंसर आप बी कर लेंगे, पॉलीकार्बोनेट। बी आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, क्या मैं खुद ही टिक कर देती हूँ, परिरक्षण के लिए प्रयोग लाया जाने वाला रसायन रसायन कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट, खाद्य को अगर आप प्रिजर्वेशन करते हैं तो उसमें आप सोडियम बेंजोनेट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबको याद रहता है कि खाद्य का अगर हम प्रिजर्वेशन करना है तो हमें सोडियम बेंजोनेट की आवश्यकता है, तो इसका सी आंसर कर लेंगे। ट्रायोनाइट्रिल टूलिन ये एक विस्फोटक है, सबको पता होता है कि ट्रायोनाइट्रिल टूलिन जो है एक विस्फोटक है। डायनामाइट एक विस्फोटक है। पिक्रिक एसिड एक विस्फोटक है, तो इसे आप याद रख लेंगे। ट्रायोनाइट्रिल जो है, ट्रायोनाइट्रोटाइलून जो है वो एक विस्फोटक है, याद रख लें। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य पूछा हुआ क्वेश्चन से। जो ये साइक्लोनाइट जो होता है ना वो आरडीएक्स का एक अन्य नाम होता है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म आप जानते हैं, जानते हैं तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बेहद इजी इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका आंसर आप साइक्लोनाइट कर लेंगे कि आरडीएक्स को जो है वो साइक्लोनाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं और भी अगले क्वेश्चन पे कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक अशुद्ध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, कई बार आप पढ़े होंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक रासायनिक जो अधिक उपयोग किया गया था वो मास्टर गैस था, और द्वितीय में अशु गैस था। तो याद कर लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मास्टर गैस। समझा समझा थोड़ा बताती हूँ। लेकिन
32 क्वेश्चन में क्या देखें, कौन सा कथन सत्य है पहचानेंगे। तो अगर मुझसे अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप थोड़ा उसे इग्नोर करेंगे। प्रोनाउंसिएशन में या हो सकता है, कभी हो सकता है मिस्टेक ऐसा। तो देखते हैं इसमें क्या बताया कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखिए कौन सा कथन सत्य है। गन्ने के रस को केवल करने पर सिरका बनता है, बिल्कुल सही है। ये तो हम लोग आँखों देखा उदाहरण है हम लोग का कि गन्ने के रस को अगर केवन करते हैं तो सिरका बनता है। मेरे नानी घर में ऐसा होता है। सिरके में एसिडिक एसिड उपस्थित होता है, बिल्कुल सिरके में एसिडिक एसिड उपस्थित होती है, ये भी सही है। फिर देखते हैं सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक, बिल्कुल नहीं। सिरके में अभी हम देखें कि एसिडिक एसिड रहता है तो बेंजोइक कहाँ से मिला दें, तो ये गलत हो जाएगा। सिरका एक परीक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ए कर लेंगे कि जो ए है, बी है और डी है वो सही होगा। सिरका को हम परीक्षक के रूप में अभी हम देखें तो ऊपर, तो इसका आंसर ए कर लेंगे। फिर हम आते हैं और भी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि साबुन के बारे में आप पहचानिए कि अथन असत्य कथन कौन सा है साबुन निर्माण के संबंध में। तो देख लेते हैं। साबुन निर्माण में घुलनशील वशीय अम्लों के सोडियम तथा में पोटेशियम के लवण में पाए जाते हैं, बिल्कुल सोडियम और पोटेशियम के संयुक्त से ही तो साबुन का निर्माण हुआ है, तो ये सही है। साबुन निर्माण में प्रयुक्त अम्लीय वशों में दीर्घ कार्बन श्रृंखला होती है, बिल्कुल दीर्घकालीन श्रृंखला होती है। कितना बड़ा फॉर्मूला होता है साबुन का, देखिए होंगे। फिर साबुन निर्माण की प्रक्रिया में साबुनीकरण कहता है, बिल्कुल साबुन निर्माण की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। तीनों सही है, इसको हम पढ़ लेंगे। डी गलत है। जो साबुन निर्माण की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण, बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजनीकरण के कारण साबुन निर्माण नहीं होता। साबुन का निर्माण साबुनीकरण के कारण होता है, एक और मेथड होता है। तो इसका आंसर आप डी कर लेंगे कि डी जो है वो असत्य है, यानी कि सही आंसर ये है। तो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे कि क्या बताया गया है कि साबुन निर्माण में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले वशीय अम्ल है, ये सभी है। साबुन निर्माण में आप पैमेटिक अम्ल भी इस्तेमाल किया जाता है, ओलेइक अम्ल भी इस्तेमाल किया जाता है और एस्टेरिक जो अम्ल होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक बार हम देख लेंगे, याद कर लेंगे। पॉलिटिक अम्ल से हम साबुन का निर्माण करते हैं, एस्टेरिक अम्ल से भी निर्माण करते हैं और एलिक अम्ल से भी हम जो है साबुन का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर डी कर लेंगे ये सभी। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि साबुन निर्माण की प्रक्रिया में साबुन के साथ उप उपवाद के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। साबुन में जो उप उपवाद होता है वो ग्लिसरीन होता है। आप कहीं प्रोडक्ट में भी देखे होंगे, इसे यूट्यूब वगैरह में भी, कि साबुन का निर्माण ग्लिसरीन उसका उप उत्पाद होता है। कहते हैं ग्लिसरीन लगाना चाहिए फेस पे, तो ये याद रखना। ग्लिसरॉल जो होता है वो साबुन का उप उत्पाद होता है, यानी कि सह प्रोडक्ट है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते 4 नंबर क्वेश्चन पे। धीरे बोलेगा। वशियम अम्लों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न साबुन की प्रकृति क्या होती है। कहने का मतलब ये क्या है कि अगर वशीय अम्ल के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रक्रिया के साथ अगर कोई साबुन का हम निर्माण कर रहे हैं तो वो कठोर हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के साथ अगर हम करते हैं ना तो सच में कठोर हो जाता है, या पढ़े भी होंगे। तो इसका आंसर आप ए कर लेंगे, कठोर होगा इसका आंसर, यानी कि ए होगा। फिर देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन बताया कि मृदुल जो साबुन प्राप्त करने के लिए वशीय अम्लों को किस शक्तिशाली क्षारकों की क्रिया कराई जाती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही। अगर आपको साबुन को कठोर बनाना है तो आपको क्या मिलाना पड़ेगा। आपको साबुन को कठोर बनाना है तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखेंगे, कठोर बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। पर आपको अगर साबुन को मृदुल बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, तो आपको जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें सोडियम, कठोर में सोडियम, और मृदुल सॉफ्ट बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रख लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है अम्ल में मृदुल साबुन बनाने के लिए, यानी सॉफ्ट सोप बनाने के लिए। छठे नंबर क्वेश्चन है कठोर एवं मृदुल दोनों पूछ रहा है। हार्ड और सॉफ्ट साबुनों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। हम लोग को असत्य कथन पहचानना है, तो हम लोग पहचान लेते हैं कि कठोर साबुन की वशीय अम्लों के सोडियम लवणों से निर्मित होता है। अभी हमने देखा कि कठोर के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ये सही है कि सोडियम लवणों से निर्मित होता है, सही है। मृदुल वशीय जो साबुन, मृदुल साबुन वशीय अम्लों को पोटेशियम लवण, ये भी हम लोग देखें कि अगर मृदुल साबुन बनाना है तो आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करना होगा, तो ये दोनों तो सही है। फिर क्या बोला जा रहा है तीसरे नंबर पे कि कठोर साबुन में जल अधिक विलय होते हैं जबकि मृदुल साबुन में जल कम विलय होते हैं। बिल्कुल नहीं, जो सॉफ्ट साबुन होता है उसमें जल जो है ज़्यादा घुलनशील होता है, तो ये गलत है। तो ये देखते हैं डी में, देखेंगे कि जंतु वसाएं कठोर साबुन के लिए जबकि वनस्पति तेल मृदु साबुन के निर्माण के लिए। बिल्कुल, जंतु जो वसाएं होती है ना वो हम कठोर साबुन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वनस्पति जो तेल होती है उससे हम मृदुल साबुन सॉफ्ट सॉप निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे कि इसका आंसर सी हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
फिर देखते हैं 7 नंबर की संतृप्त पूछा। असंतृप्त वसाओं के मुख्य स्रोत क्या है? तो असंतृप्त बुरी बात है। संतृप्त जो है वो वसाओं में लाल मांस, नारियल एवं ताड़ का तेल भी होता है, दूध और दूध के पदार्थ भी होते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी होता है, लाल मांस भी होता है। ये सब जो है वो संतृप्त वसाओं का उदाहरण होता है। तो ये सभी इसका डी आंसर कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 8वें क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि सूची का मिलान करना है। तो चलिए हम सूची का मिलान कर लेते हैं। जैसे कि मिलान करते हैं, क्या बोला हुआ कि पहला प्रसाधन साबुन। प्रसाधन साबुन का मतलब होता है ना कि उच्च कोटि का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि मतलब घर में इस्तेमाल करते हैं पर जो फेस तेल ये सब वसा से बना होता है, तो ये प्रसाधन साबुन आप याद रख लेंगे कि इसका सी होगा उच्च कोटि के लिए तेल और वसा का। कपड़े धोने वाला साबुन कौन सा होता है? कपड़े धोने वाले साबुन के लिए तो आपको कठोर साबुन चाहिए ना, तो इसका हम ये रख लेंगे कि सोडियम सिलिकेट और सोडियम कार्बोनेट से जो बनता है वो कठोर तो कपड़े धोने वाला साबुन होता है। ठीक है, पारदर्शी साबुन कौन सा होता है? एथाइल अल्कोहल जो होता है वो पारदर्शी साबुन का उदाहरण होता है। दाढ़ी बनाने वाला साबुन कौन सा होता है? तो दाढ़ी बनाने वाला जो साबुन होता है वो होता है रोजिन नामक गोंद से साबुन बनता है दाढ़ी बनाने वाला। इसका आंसर आप ए कर लेंगे कि ए सही है। देखिए मैंने इसको कैसे मिला है, एक बार और मिला लेते हैं कि प्रसाधन साबुन का मतलब है कि उच्च कोटि के लिए तेल और वसा। कपड़े धोने वाले साबुन का मतलब है कि सोडियम सिलिकेट और सोडियम कार्बोनेट। और पारदर्शी साबुन का मुख्य जो पदार्थ है संगठन है वो है एथाइल अल्कोहल। और दाढ़ी बनाने वाले के लिए रोजिन नामक गोंद मुख्य संगठन होता है। तो इसको हम ए इसका आंसर कर लेंगे कि ये सही है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपमार्जक के संबंध में सत्य कथन को पहचानिए। अपमार्जन के संबंध में सत्य कथन पहचानते देखते हैं। अपमार्जक जो होता है हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों के लिए सोडियम अथवा पोटेशियम के लवण होते हैं। बिल्कुल अभी जैसे हम लोग देखा ही है कि साबुन में दो जो तत्व होते हैं ना उनकी बहुत भूमिका होती है, सोडियम और पोटेशियम की। तो ये सही बोला है कि उनके जो अपमार्जक का हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम के लवण होते हैं। तो ये बोला है, ये सही है। फिर देखते हैं दूसरा में कि अपमार्जक कठोर में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की क्रिया करके अविलय अवक्षेपण का निर्माण नहीं कर सकते। अपमार्जक में कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हम कठोर जल के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, बोला कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से क्रिया करके अविलय अवक्षेपण का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो सही बात है। ये जो कठोर जल के लिए इस्तेमाल देखिए कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के अविलयन अपक्षेपण का निर्माण नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। कठोर जल के लिए जो होता है ना वो हम कैल्शियम मैग्नीशियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कठोर जल के लिए हम अभी बताया था मैंने कि कठोर जल के लिए हमें सोडियम की आवश्यकता होती है, तो ये सही होगा। अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को कर काम कर कम करते हैं, इसलिए मृदु एवं कठोर जल में समान रूप में उपयोगी होते हैं। तो ये सही है कि अगर अपमार्जक जल में पृष्ठ तनाव को कम कर देंगे तो इसलिए मृदु और कठोर जल जो है ना वो एक रूप हो जाएगा। इसका आंसर आप डी कर लेंगे। मैं तो इतना थक गई, उल्टा पुल्टा पढ़ दे रही हूँ। उच्च वशीय अम्लों और ग्लिसरॉल की अभिक्रिया से तेल अथवा वसा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्च वशीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल की प्रक्रिया से तेल एवं वसा का निर्माण तो ये एस्टरीकरण होता है। अगर हम वसा अम्लों का और ग्लिसरॉल की प्रक्रिया से अगर हम तेल और वसा का निर्माण करेंगे तो हमें एस्टरीकरण की प्रक्रिया से ही निर्माण होता है। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखते हैं कि एस्टरीकरण की प्रक्रिया से निर्मित तेल एवं वसाओं में सामान्यतः क्या कहा जाता है? वो जो एस्टरीकरण से हम निर्मित करते हैं ना तेल और वसा, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ट्राई ग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ग्लिसराइड बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो इसका आंसर भी कर लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे असंतृप्त वसाओं के मुख्य स्रोत। तो याद रख लेंगे वनस्पति तेल से भी हमें मिलता है, तेलीय मछलियों से भी मिलता है और सूक्ष्म मेवे से भी हमें असंतृप्त वसा मिलते हैं। तो याद रख लेंगे इसका डी हो जाएगा कि वनस्पति तेल से, तेलीय मछली से और सूक्ष्म मेवे से जो है वो हमें असंतृप्त वसाओं के स्रोत होते हैं, प्राप्ति होती है। तो ये आंसर कर लेंगे। आज तक यहीं। नेक्स्ट मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म कर दूंगी और फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बाद, यानी सेट प्रैक्टिस 7 के बाद हम फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे। फिर उसी तरह से 7 सेट प्रैक्टिस हमारा फिजिक्स का होगा, फिर बायोलॉजी का होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।